बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अदील सादिक एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इस टॉपिक का जो ताल्लुक है वो सीआरपीसी के चैप्टर जो है वो 12 से है। इसमें जो सेक्शन बयान किए गए हैं चैप्टर 12 में वो 145 से 148 तक हैं। अब कोई अगर कोई झगड़ा इसमें इस टॉपिक में को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे कि अगर कोई ऐसा झगड़ा जिसका ताल्लुक जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से हो। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में वाटर भी मौजूद है, इसमें बाउंड्रीज भी मौजूद है और लैंड भी मौजूद है, और वहाँ पर ब्रीच ऑफ पीस का डर हो, तो देन जो है मजिस्ट्रेट साहब जो है वो उनके पास अख्तियार है कि वो इस मैटर को एडजुडिकेट कर सकते हैं, इसकी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। इस टॉपिक को हमने जो है वो स्टेजेस वाइज जो है वो डिस्कस किया है, ताकि इजीली इसको अंडरस्टैंड किया जा सके और लीगली जो है इसके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया जा सके। स्टेज वन में जो है इसमें कॉम्पिटेंसी मजिस्ट्रेट साहब की कॉग्निजेंस की जो है वो कॉम्पिटेंसी बयान की गई है कि जो मजिस्ट्रेट साहब हैं कंपिटेंट मजिस्ट्रेट जिनकी जोरिस्टिक्शन में अगर उनको कोई इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव होती है, या जो पुलिस है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है कि फला प्रॉपर्टी है, लैंड है, वाटर है या बाउंड्रीज हैं जो कि उनकी जोरिस्टिक्शन में है, उसके रिलेटेड जो है वो झगड़ा है और उससे जो है ब्रीच ऑफ पीस का जो है वो खतरा है। यानी कि वहाँ पर फसाद का डर है, आपकी जोरिस्टिक्शन में ये प्रॉपर्टी मौजूद है और इस प्रॉपर्टी की वजह से वहाँ पर झगड़े का और झगड़े का अंदेशा है। तो देन मजिस्ट्रेट साहब के पास पावर मौजूद है कि वो इस कंप्लेंट की कोग्निजेंस ले सकते हैं, इसकी समाअत कर सकते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल ना हो, तो देन उनके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है कि वो इस चीज़ की कोग्निजेंस जो है वो ले सकें। सेकंड स्टेज पर हम बात करेंगे कि जब मजिस्ट्रेट साहब को पास वो कंप्लेंट या इंफॉर्मेशन सबमिट की जाएगी। अब जो इंफॉर्मेशन है वो कोई भी दे सकता है, अग्रीव पार्टी भी दे सकती है, कोई थर्ड पर्सन भी दे सकता है, जो कि जिसको ये डर हो कि वहाँ पर जब इंफॉर्मेशन का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया है, तो देन इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन किसी भी तरह से जो है वो कलेक्ट की जा सकती है। और पुलिस रिपोर्ट है वो पुलिस की तरफ से एक रिपोर्ट भेजी जाती है। सेकंड जो स्टेज हम बात करेंगे, तो इसमें सेकंड स्टेज जो है, इसमें ये है कि जब मजिस्ट्रेट साहब के पास वो कंप्लेंट फाइल की जाएगी, वो रिपोर्ट आ जाएगी, तो वो जो मुतलका पार्टीज़ हैं, कोर्ट जो है उनको ऑर्डर करेगी, समन करेगी, उनको उनको बुलाएगी। बुलाने के बाद उनसे जो है रिटन स्टेटमेंट जो है, उनकी रिटन स्टेटमेंट जो है वो ली जाएगी, ताकि वो इस चीज़ को इंश्योर कर सकें कि आया कि इसमें इन दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ क्या है। इसमें बेसिकली उनका मौक़िफ़ क्या है। जब वो मजिस्ट्रेट साहब के पास वो रिटन स्टेटमेंट जो है वो सबमिट कर देंगे, देन उसकी प्रोसीडिंग नेक्स्ट स्टार्ट होगी। अगर मजिस्ट्रेट साहब एट दिस स्टेज ये समझें, ये ज़रूरी समझें कि जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जाए। अटैच से मुराद है कि उस प्रॉपर्टी जो है वो उसको अटैच कर दिया जाए, किसी के हैंडओवर कर दिया जाए, किसी थर्ड पार्टी के, पुलिस के, रेवेन्यू के, और ये कहा जाए कि दोनों पार्टीज़ में उसमें दाखिल नहीं हो सकती। तो टिल द डिसीजन ऑफ द केस, तो यहाँ पर उनके पास ये इख्तियार है। इसके लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट कंडीशन जो है वो फुलफिल हो, देन जो है सेकंड कंडीशन जो है, अगर वो चाहें, ज़रूरी समझें, तो वो इस स्टेज पर जो है वो उसको वो अटैच कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट स्टेज जो आती है कि जब उनको रिटन स्टेटमेंट उनकी सबमिट हो गई है, और उसके बाद कोर्ट ने, जो बेसिक प्रिंसिपल है, कोर्ट ने देखना होता है कि इनके क्लेम के मुताबिक किस पार्टी के पास वहाँ पर कब्ज़ा मौजूद है। ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने जिस वक़्त ये रिटन स्टेटमेंट देखनी है, तो उस वक़्त उन्होंने ये बात इंश्योर करनी है कि किस पार्टी के पास इस वक़्त जो मौजूदा सूरत-ए-हाल में जो है वो कब्ज़ा जो है वो मौजूद है। मजिस्ट्रेट साहब ने जो तमाम प्रोसीडिंग करनी होती है, एडजुडिकेट मैटर करना होता है, वो बेस कर रहा होता है प्रिंसिपल ऑफ सिविल डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, इस पर बेस कर रहा होता है। ये मैंने मेंशन भी किया है। इस तरीके से उन्होंने देखना होता है। एट दिस स्टेज उन्होंने ये चीज़ नहीं डिटरमिन करनी होती कि इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और किसका राइट ऑफ पोजेशन है ओनरशिप पर बेस करके। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ना तो उन्होंने ओनरशिप पर बेस करके उन्होंने ये बयान करना है कि ओनरशिप किसकी है, इसका से कोई ताल्लुक नहीं, और राइट ऑफ पोजेशन किसका है एट दिस स्टेज, कि किसका ये पोजेशन, किसका हक है पोजेशन देने के लिए। ये चीज़ उन्होंने बिल्कुल, ये चीज़ें उन्होंने डिटरमिन स्टेज 3 पे नहीं करनी होती। करंटली उन्होंने सिर्फ ये देखना होता है कि किसका कब्ज़ा मौजूद है। और उसके बाद जो 4th स्टेज है, अगर फर्स्ट जो है वो पोजेशन जो है
वो फर्स्ट कंडीशन जो है वो फिल हो जाए, उसके बाद रिटन स्टेटमेंट आ जाए, उसके बाद वो करंट कब्जे के रिलेटेड जो है वो देख लें। अगर वो चीज़ ना भी डिटरमन हो, तो उन्होंने ये देखना होता है कि कंप्लेंट फाइल होने से पहले, यानी कि अग्रीव पर्सन ने अगर कंप्लेंट फाइल की है या पुलिस ने रिटन स्टेटमेंट जो है वो फाइल की है, उससे 2 मंथ पहले तक किस पार्टी का वहाँ पर कब्ज़ा मौजूद था, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। 2 महीने पहले किस पार्टी का वहाँ पर कब्ज़ा था, इस स्टेज पर भी वही ना ओनरशिप इसमें डिस्कस होगी और ना राइट ऑफ पोज़ेशन डिस्कस होगा। बस 2 माह पहले जिसका भी कब्ज़ा था, वो इस चीज़ को डिटरमाइन करेंगे। और 5th स्टेज आती है, इस पर मजिस्ट्रेट साहब ये करेंगे कि वो जिस पार्टी का 2 माह पहले कब्ज़ा था, उसको वो कब्ज़ा रिस्टोर करेंगे और उसका कब्ज़ा उस वक़्त तक रहेगा जब तक जो कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है उसको जो है वो उसका कब्ज़ा जो है वो उससे कब्ज़ा ले नहीं लेती। किसी सिविल कोर्ट जो है जहाँ पर मैटर उनका सब जुडाइस हो, जैसे कि ओनरशिप की क्लेम पर कोई दावा दायर हो जाए, उसके बाद सिर्फ़ 2 मंथ पहले जिसका कब्ज़ा उसके हैंडओवर हो जाएगा और उसके बाद जिन जब तक जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसको एविक्ट ना करे बाय द ऑर्डर ऑफ ए कॉम्पिटेंट कोर्ट, उसको जो है उसका कब्जा जो है वो रिटेन जो उससे दोबारा डिस्पोजेस उसको नहीं किया जा सकता। अब इसमें एक स्टेज ये है कि अगर कोर्ट इस चीज़ को डिटरमिन ही ना कर सके कि किस पार्टी का 2 माह पहले कब्जा था, तो क्योंकि इसमें जब वो कब्ज़ा का मैटर डिसाइड हो जाएगा कि इस पार्टी का कब्ज़ा था, तो इन दैट केस भी 145 की जो कॉग्निजेंस है मजिस्ट्रेट साहब की पावर, वो टोटल ख़त्म हो जाएगी। जब वो डिसाइड कर लेंगे कि 2 माह पहले इसका कब्ज़ा था और वो कब्ज़ा रिस्टोर करवा देंगे, उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब के पास अकॉर्डिंग टू सेक्शन 145 और चैप्टर 12 में कोई प्रोविज़न मौजूद नहीं है कि वो मज़ीद इसको एडजुडिकेट मैटर को कर सकें। या वो इसमें इस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकें। इसका अगर उन्होंने ड्यूरिंग समाज जो है अगर उसको अटैच किया है, तो वो जब ये डिसाइड कर लेंगे कि इसका कब्ज़ा था, वो कब्ज़ा उसको रिस्टोर कर लेंगे और वो प्रॉपर्टी को अनअटैच कर देंगे। उसके बाद अगर वो डिसाइड ही ना कर सके कि 2 माह पहले किसका कब्ज़ा है, तो देन जो स्टेज 6 है, उस पर कोर्ट उसको अगर पहले से उसको नहीं किया हुआ अटैच, वो उसको अटैच करेगी और जो मैटर है वो कंपिटेंट कोर्ट को भेज देगी कि ये डिसाइड करें। यहाँ पर वो डिसाइड करें कि राइट ऑफ पार्टीज को डिसाइड कर दें और इंटाइटल टू द पोजेशन इस चीज को भी डिसाइड कर दें। अगर वो ये डिटरमिन ना कर सके 2 माह पहले किसका कब्जा था, तो देन वो प्रॉपर्टी अटैच करके सिविल कोर्ट को मैटर जो है वो रेफर कर देंगे। आज का टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ। पेशेंट हेयरिंग के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।